for the light going from medium 1 to medium 2, the refractive index is given by 1 eta 2 1 eta 2, ऐसे लिखते हैं ना, eta तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अगर लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है तो 1 eta 2 इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये हो गया। इसको बोल दीजिए, दोबारा बोलो, ये जो ईटा है ना, जैसे n है, n को थोड़ा सा नीचे खींच दिया, ईटा बोलते हैं इसको, ये होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, जो लास्ट क्लास में करवाया था। मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये निकालने का तरीका है 1 eta 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये क्या है कि जब लाइट रे हमारी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में एंटर करती है, उस केस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, फॉर द लाइट गोइंग फ्रॉम medium 2 to medium 1, the refractive index is given by medium 2 to medium 1, the refractive index is given by, उसको क्या लिखेंगे, 2 eta 1 is equal to v2 upon v1, ये समझ में आ गया। 2 eta 1 is equal to v2 upon v1, v2 का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। अभी शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं रिवाइज करवाऊंगा, सब बता दूँगा। तो 2 eta 1 v2 अपॉन v1, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, जैसे 2 eta 1 है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 eta 1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ पर आप ये देखिएगा कि 1 eta 2 ये भी v1 अपॉन v2 के इक्वल है, और 1 अपॉन 2 eta 1 ये भी v1 अपॉन v2 के इक्वल है। तो जब दोनों ही v1 अपॉन v2 के इक्वल हैं, तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। जब दोनों ही v1 अपॉन v2 के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर रख दो, एक दूसरे के इक्वेट कर दो। तो उससे क्या हो जाएगा, 1 eta 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 eta 1, 1 eta 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 eta 1। तो ये एक रिलेशन होता है इंपॉर्टेंट, इस पे जरा देखेंगे न्यूमेरिकल किस तरीके का बनेगा। एक क्वेश्चन नोट करें, एक क्वेश्चन नोट करिएगा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर if the refractive index of water for light going from air to water, for light going from air to water be 1.33, comma what will be the refractive index for light going from water to air?
for light going from water to air. अब ना हम कुछ नंबर्स जो हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमको हमेशा याद रखने होते हैं कि भाई इनका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आएगी। अगर कोई भी मेरे को डेसिमल नंबर दे रखा है तो उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म क्या आएगी वो मेरे को याद रखनी पड़ेगी। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मान लो हमें 10/3 दे रखा है, कहीं पर भी एक नंबर दे रखा है 10/3, तो ज़रा इसको डिवाइड करके देखिए। 3 3 × 9, 10 - 9 कितना होगा 1, 1 के आगे फिर 0 लगाऊँ तो 10 बन गया, फिर से 3 3 × 9, फिर से 3 3 × 9, 3.3333 ये चलता जाएगा। इसी तरीके से ये 1.33 कब आया होगा, सोचो 1.33 कब आया होगा, जब मैंने 4 को 3 से डिवाइड कर होगा। कैसे? 3 1 × 3, क्योंकि सबसे पहले 3 3 × 9 करा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए 7/3, 7/3 को क्या करेंगे, 3 2 × 6, 7 - 6 कितना हो गया 1, 1 के आगे 0 आ गया तो 10 बन गया, 3 3 × 9, 10 - 9 फिर से 1, फिर 0 लगाया, फिर 10 बन गया, फिर 3 3 × 9 तो 2.3333 चलता चला जाएगा। इसी तरह से 4/3, क्योंकि मैं चाहता हूँ 1.33 आ जाए, तो हम कोई भी जो डेसिमल नंबर लेते हैं वो जनरली हम बहुत बड़ी वैल्यू लिखते नहीं हैं, हम 2 डेसिमल प्लेस तक लेते हैं उसको। तो जब 1.33 यहाँ पर लिखा हुआ है तो 1.33 लिखने की एक वजह है, हम उसको 4/3 बोल सकते हैं। कैसे? 3 1 × 3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। ये समझ रहे हैं? ऐसे करके दिखाऊँ भाई, 3 1 × 3 तो 4 - 3 कितना हो गया 1, पॉइंट लगाया, इधर से 0 नीचे उतार लिया, फिर इधर भी पॉइंट लगा दिया, 3 3 × 9, 10 - 9 हो गया 1, फिर एक 0 लगाया, 3 3 × 9, 10 - 9 हो गया 1, तो ये 1.3333 चलता चला जाएगा। तो आप ये देखिए कि अगर कहीं मुझे 1.33 दे रखा हो, जो कि अक्सर जो एयर से वाटर में लाइट जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, ठीक है। तो अक्सर ये दे रखा होता है हमको 1.33, तो उसको आप 4/3 मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ईटा, इधर लिख लो एयर, इधर लिखो वाटर। ईटा को क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, जैसे हमने पावर में लिख दिया हो, जैसे एयर की पावर ईटा, जैसे इस तरह से लिखा हो। तो एयर ईटा वाटर इज इक्वल टू 1.33, तो एयर ईटा वाटर इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3, इसको मैं 4/3 बोल दूंगा। अब वो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। भाई मीडियम 1 से मीडियम 2 तक अगर लाइट रे जा रही है, तो अगर मीडियम 2 से मीडियम 1 वाली निकालनी है, यानी कि 2 ईटा 1 निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एयर से वाटर में जो लाइट जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, तो वाटर से एयर का क्या हो गया 3/4 का रेसिप्रोकल। तो हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि वाटर ईटा एयर, तो वाटर से एयर में जाने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 3/4। अच्छा, ये डिवाइड हो जाता है आराम से, मतलब इसमें वो रिपीटिंग नंबर नहीं आएगा। जैसे 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 0s 0, 4 0s 0, और छोड़ो इस तरह से ना लिखो, आप सीधे सीधे ये देखिए कि 3 तो 4 से डिवाइड नहीं होता ना, तो 0 आ जाएगा, तो पॉइंट लगाकर 0, इधर भी पॉइंट लगाएं। 4 7 28, 30 - 28 2 हो गया, 20 हो गया, 4 5 20, ये क्या हो गया 0.75 हो गया सीधा सीधा। तो 3/4 इज 0.75। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है? चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
The refractive indices of kerosene, turpentine and water. The refractive indices of kerosene, turpentine and water are (1.44, 1.47 and 1.33 respectively. Full stop. In which of these materials does light travel fastest? The refractive indices of kerosene, turpentine and water are 1.44, 1.47 and 1.33 respectively. जैसे रेडियस होता है, हाँ टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन ये होता है वार्निश बनती है इसकी, वार्निश या प्रीमियर प्राइमर, सॉरी प्राइमर क्या होता है, जैसे वुड होती है ना, तो वुड पर पहले एक कोटिंग करी जाती है, एक ऑयल आता है टर्पेंटाइन ऑयल बोलते हैं उसको, तो उसकी ना एक लेयर चढ़ा दी जाती है पहले उसके ऊपर, वो लेयर की कोटिंग करने के बाद में क्या होता है कि पेंट उस पर अच्छे से चिपक जाता है, तो ये वो चीज़ होती है। कैरोसिन सुना होगा, मिट्टी का तेल, जिससे स्टोव वगैरह जो पुराने ज़माने में स्टोव होते थे तो स्टोव जलते थे उससे, ठीक, और इसी तरीके से वाटर तो ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ ये बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस, इंडिसेस का मतलब क्या है, जैसे रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है रेडियाई, उसी तरीके से इंडेक्सेस की प्लूरल फॉर्म, मतलब अगर बहुत सारे इंडेक्स हैं तो उसको इंडेक्सेस ना बोलकर इंडिसेस बोल दिया जाता है, तो इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है इंडिसेस। तो ये बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर आर 1.44, 1.47 एंड 1.33 रिस्पेक्टिवली। इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। तो जब भी किसी भी मटेरियल का मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होता है, तो इसका मतलब लाइट रे जो है वो एयर से आ रही है और उस मटेरियल के अंदर एंटर कर रही है। जैसे यहाँ पर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैरोसिन का दे रखा है 1.44, इसका मतलब क्या है कि लाइट रे जो है वो एयर से आई और कैरोसिन के अंदर एंटर कर गई, ठीक है। तो मैं उसको क्या लिखूँगा, लेट सर ऐसा करने के बजाय सर ए फॉर एयर, हाँ सर हम लोग सीधे सर कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर की सर डेंसिटी भी देख सकते हैं। डेंसिटी दे नहीं रखी ना यहाँ पर, अच्छा सर अगर दी होती तो फिर हम लोग दी होती तो हम उससे कंपेयर करते, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। तो T इज इक्वल टू, मैंने मान लिया टर्पेंटाइन के लिए, और इसी तरीके से लास्ट में W इज फॉर वाटर, W इज फॉर वाटर, एयर, कैरोसिन, टर्पेंटाइन, वाटर, ये हो गया। अब आप नोट करें यहाँ पर कि गिवन हमें कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.44, तो देखिएगा ये क्या हो गया, ए ईटा के, यानी कि एयर से लाइट रे कैरोसिन के अंदर एंटर कर रही है। ए ईटा के को हम लिखेंगे वी ए अपॉन वी के। मेरी बात समझ में आ गई? वी ए क्या है, वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन, ठीक। और ये दे कितना रखा है कैरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44, 1.44 को मैं 144 अपॉन 100 लिख दूँ, 144 अपॉन 100 लिख दूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा ऐसे ही मुझे दे रखा है किसका, टर्पेंटाइन का, तो टर्पेंटाइन का मतलब क्या हो गया, ए, अच्छा यहाँ से एक काम और करेंगे, जैसे ये दे दिया ना, अब वो पूछ रहे हैं कि इनमें से किस में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट लाइट ट्रैवल करेगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन निकालते हैं, वीके क्या हो गया, वीके मल्टीप्लाइड बाई 144
इज इक्वल टू वी ए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वी के इज इक्वल टू वी ए इंटू 100 अपॉन 144। बेटा इसको बोलिए आप इक्वेशन नंबर 1। ये बता दीजिए पहले समझ में आया कि नहीं। वी के का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन। और वी ए का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। सर ए हमारा फर्स्ट मीडियम हो गया। दोबारा बोलो, ए क्या हो जाएगा? सर ई जैसे आपने बताया कि V1/V2 होता है, तो V मतलब जो 1 है वो एयर का हो गया और जो 2 है वो कैरोसिन का हो गया। वो उसका हो गया, कैरोसिन का हो गया, बिल्कुल। वी ए जो है वो हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वी के हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई? नहीं समझे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इससे और इसको इससे, ऐसे कर लिया। यहाँ से क्लियर? तो मैंने पहले स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन निकाल दी, वी फॉर वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, तीनों क्लियर है कि नहीं इतना? ठीक है, चलिए इसके बाद जो है अब नेक्स्ट देखिएगा। अब जैसे आपको टर्पेंटाइन का दे रखा है तो मैं उसको बोलूँगा ए ईटा टी, टी इज फॉर टर्पेंटाइन, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन, वी ए अपॉन वी टी इज इक्वल टू 1.47 है तो 147/100 लिख दो सीधा सीधा। अब मैं स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन यानी कि अब मैं वी टी निकालना चाहूँगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी टी इंटू 147 VT into 147 is equal to VA into 100. VT is equal to VA into 100 upon 147. This is my equation number 2. ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर क्या दे रखा है इन्होंने कि लास्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो A ईटा W is equal to VA velocity speed of light in air upon speed of light in water is equal to 1.33 यानी कि 133/100। यहाँ से क्या हो गया? VW into 133 is equal to VA into 100। VW is equal to VA into 100। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 ये 3 इक्वेशंस आ गई। अब वो पूछ रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा किस में है? ठीक है, इन विच ऑफ दीज मटेरियल्स डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। तो आप ये देखिए, सबसे पहली इक्वेशन में मुझे पता चलता है स्पीड ऑफ लाइट इन कैरोसिन ऊपर क्या है? VA into 100/144 है। स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन VA into 100/147, VA स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर VA into 100/133। तो आप ये देखिए तीनों ही टर्म्स में मुझे एक चीज़ नज़र आती है कि तीनों ही टर्म्स में जो हमारा न्यूमरेटर है वो सेम है। न्यूमरेटर सेम है, देख लो यहाँ क्या VA into 100, इसका न्यूमरेटर भी VA into 100, इसका न्यूमरेटर भी VA into 100। तो तीनों में न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होता है ना तो जिस टर्म का डिनोमिनेटर बड़ा है एक्चुअल में वो टर्म छोटी होती है। ठीक है, जैसे जैसे 1/2 है, 1/2 क्या होता है? 0.5, 0.500 लिख सकता हूँ उसको। 1/2 0.500 लिख सकते हैं। 1/4 ये क्या होता है? 0.250 करके देख लेना। 1/8 ये क्या होता है? 0.125।
तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा नंबर है 1/2, इस पूरे नंबर की वैल्यू आ रही है 0.500, 1/4 इस पूरे नंबर की, इस रैशनल नंबर की वैल्यू आ रही है 0.250, 1/8 की वैल्यू आ रही है 0.125। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, ठीक है। अब आप ये देखिए, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है एक्चुअली, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 1, 1 और 1, तो तीनों केस में न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर में फ़र्क है। तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है? इसका। भाई इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है। तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है एक्चुअल में नंबर सबसे बड़ा वही है, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है एक्चुअल में सबसे छोटा नंबर वही है। तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पर बोलेंगे since VK, VT and VW all contain the same numerator value, all contain the same numerator value. Since VK, VT and VW all contain the same numerator value, therefore the rational number, जहाँ पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है वो रैशनल नंबर ही होता है। therefore the rational number with the lowest denominator value will be the largest। वो रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू सबसे छोटी होगी वो रैशनल नंबर ही सबसे बड़ा होगा, जैसा कि हमने ये नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर हमने समझा, ठीक है। तो इस केस में आप ये बताइए फिर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? वाटर की, क्योंकि वाटर का ही डिनोमिनेटर सबसे छोटा है। therefore VW किससे बड़ा है? सबसे बड़ा है। अच्छा, इससे छोटा कौन सा होगा? VK से, तो ये हो गया कैरोसिन वाला। और सबसे छोटा क्या होगा? जिसकी डिनोमिनेटर वैल्यू सबसे बड़ी है, VT, दैट इज लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वाटर। लाइट जो है तो सबसे ज़्यादा फास्ट, इन तीन, ये जो तीन हमको मीडियम दे रखे हैं, इन तीन मीडियम्स में सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो वाटर में ही ट्रैवल करेगी। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है। अच्छा, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। बेटा 2 मिनट वेट करिए जरा सभी।
एक क्वेश्चन नोट करेंगे। The speed of light in water is the speed of light in water is 2.25 into 10 की power 8 is 2.25 into 10 की power 8 meter per second. Full stop. If the speed of light in vacuum B, if the speed of light vacuum B 3 into 10 की power 8 meter per second, 3 into 10 की power 8 meter per second. Calculate the refractive index of water. Calculate the refractive index. Calculate the refractive index of water. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वाटर का कैलकुलेट करना है। तो जब भी मेरे से कहा जाता है ना कि आप किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करिए, तो हम ये मान कर चलते हैं, जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछ रहे हैं, वाटर का पूछ रहे हैं आपसे। तो जब भी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मान लो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि लाइट रे एयर से उस मीडियम के अंदर एंटर कर रही है। जैसे यहाँ पर आप ये देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का था, तो मैंने क्या माना ए ईटा डब्ल्यू, यानी कि लाइट रे एयर से उसके अंदर आ रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए हमसे पूछ रहे हैं वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसका मतलब लाइट रे एयर से वाटर के अंदर आ रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन, तो इसका मतलब लाइट रे एयर से कैरोसिन के अंदर आ रही है, ये मानकर चलते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो हम ये कहेंगे सर एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या लेंगे सर? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम ये कहेंगे कि लाइट रे एयर से ही एयर के अंदर आ रही है। तो एयर से एयर के अंदर आ रही है, मैं आता हूँ अभी इसको, अभी आता हूँ। ये है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर refractive index of water means that light is traveling from air to water. लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, लाइट जो है वो एयर से वाटर में ट्रैवल कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब ये हो गया, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एयर ईटा वाटर, एयर ईटा वाटर, ये हमको निकालना है। तो एयर ईटा वाटर का मतलब क्या हो गया, ए ईटा डब्ल्यू, ए ईटा डब्ल्यू, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ए ईटा डब्ल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखा है, कितना है, 3 into 10 की पावर 8। सो वो तो वैक्यूम दे रहा है। हाँ, मैंने बताया था ना, वैक्यूम हो या एयर हो, जो स्पीड ऑफ लाइट हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैक्यूम में क्या है, वैक्यूम में किसी तरीके की कोई गैसेस, एयर, डस्ट पार्टिकल्स कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि लाइट की स्पीड इतनी तेज़ होती है कि अगर थोड़े बहुत डस्ट पार्टिकल्स, थोड़ी बहुत गैस वगैरह आ भी जाए तो वो उसकी स्पीड को उतना हैम्पर नहीं करते। ठीक है, तो इसका मतलब चाहे आप एयर में स्पीड ऑफ लाइट लें, चाहे आप वैक्यूम में लें, आपकी स्पीड ऑफ लाइट सेम आएगी, 3 into 10 की पावर 8। ये दे रखा है इस क्वेश्चन में, ना भी दे रखा हो तो ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो 3 into 10 की पावर 8 हो गया, और वाटर में उसकी स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 2.25 into
इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल आउट हो गया। तो ए ईटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 300 अपॉन 225, ये क्या हो जाएगा 225 मतलब 25 9 जा 225 और 25 1 जा 30 माइनस 25 30 माइनस 25 कितना हो गया 5 5 टू 50 तो 25 2 जा 3 3 जा 9 3 4 जा 12 तो 4 अपॉन 3 हो गया। तो ए ईटा डब्ल्यू 1.33, तो ये वैल्यू भी अभी आपने एक दो क्वेश्चन के पीछे भी देखा था कि अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही आता है 1.33 आता है, यहाँ पर भी 1.33 आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का बताओ, तो हम ये कहते हैं कि मीडियम का कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है उसमें, जो लाइट रे है वो एयर से ही एयर में जा रही है। तो अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर से एयर में ही है, वी से वी कट गया तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज 1। हमको ये याद रखना है कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 ही होता है। सर एग्जाम में सर ऐसा क्वेश्चन आ गया और मेरे को सर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो मतलब ऐसे ठीक नहीं करना फिर सर सॉल्यूशन को दोबारा बोलो, अगर मेरे को सर मेरे को वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.33 है, हाँ। तो सर मैं बस 3/10 टू पावर 8 करके सर फिर मैं डायरेक्टली लेता था 1.33, तो फिर मैं क्या आंसर को चीट कर दूँ थोड़ा सा। अच्छा समझ गया मैं, मतलब आप ये चाह रहे हो कि हम इसको एयर का जगह मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है जो कि 1 होता है, तो क्या मैं उसको यूज़ करके भी वो वैल्यू निकाल सकता हूँ, ऐसा पूछ रहे हो कुछ? नहीं सर, सर 3/10 टू पावर 8 अपॉन 2.25 into 10 to the power 8 करके सर मेरे को पता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, सर फिर 300 अपॉन 225 लिखने के बजाय मैं सीधा 1.33 लिख सकता ना। अरे नहीं नहीं, सीधा मत लिखना, ये तो हमें कैलकुलेशन से पता चल गया कि 1.33 होती है उसकी वैल्यू। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपको वाटर देना, यहाँ पर तो नॉर्मल वाटर दिया है, ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको बोले कि नहीं हम तो आपको जो है सी वाटर दे रहे हैं, तो सी वाटर में डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है। जानते हैं कैसे? उसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल भी है। सी वाटर की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि स्विमिंग पूल बड़ा शांत दिखाई देता है ना, बड़ा शांत दिखाई देता है स्विमिंग पूल, स्टिल होता है वाटर उसमें, ठीक है। स्विमिंग पूल में मरकर मौत हो सकती है, डूबकर मौत हो सकती है, समंदर में कोई डूबता नहीं है, पता है कि नहीं? समंदर में कोई डूबता नहीं है, लहरें दूर दूर आपको ले जाएंगी, लेकिन इंसान समंदर में डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो डेंसिटी होती है और जो सी वाटर की डेंसिटी होती है, तो सी वाटर की डेंसिटी ह्यूमन वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा, ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो जहाँ पर भी वाटर की डेंसिटी, जिस भी लिक्विड में आप डूब जाएं या कूद जाएं, उस लिक्विड की अगर डेंसिटी आपकी बॉडी की डेंसिटी से ज़्यादा है ना, तो वो आपको फ्लोट करवाता रहेगा ऊपर, वो आपको डुबाएगा नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम बस यही होती है, जो समंदर का पानी होता है, समंदर के पानी में आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा कि कोई समंदर के पानी में डूब गया, उसको तैरना नहीं आता, तो वो शायद किसी दूसरे शोर पर पहुंच गया, ठीक है, वो किसी दूसरे शोर पर पहुंच गया और वहाँ पर जाकर जान बच भी जाती है। तो जो इंसान है वो स्विमिंग पूल के, आपने बहुत इंसिडेंट सुने होंगे, क्योंकि स्विमिंग पूल में जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ पानी होता है, डिसइंफेक्टेड पानी होता है, इस वजह से क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो है स्विमिंग करते हैं एक साथ, तो कहीं किसी को किसी की वजह से स्किन इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है वहाँ पर स्विमिंग पूल में। और स्विमिंग पूल का पानी इस वजह से बहुत साफ़ होता है, साफ़ होता है तो इसका मतलब उसमें किसी तरीके का सॉल्ट, सैंड, मिट्टी वगैरह नहीं होगी। और समंदर का पानी जो है उसमें हम ये कहते हैं कि अच्छा मिट्टी है, सैंड है और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, तो वो जो है वो तो प्रेसिपिटेट डाउन हो जाना चाहिए ना, वो सारी चीज़ें तो नीचे बैठ जानी चाहिए। आप सोचें, एक कोई आप ग्लास में पानी ले लें और उसमें आप लाकर 1 चम्मच मिट्टी, 1 चम्मच रेत और कुछ नमक, वो आप मिलाकर उसको खूब अच्छे से स्टिर कर दें। नमक तो शायद घुल जाएगा, काफ़ी हद तक घुल जाएगा, लेकिन जो हमारा सैंड है, जो हमारा मड है, वो घुलेगा नहीं। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि वो नीचे बैठ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लास में रखा हुआ पानी है वो स्टेबल हो गया, वो शांत हो गया। लेकिन समंदर में कभी भी पानी शांत नहीं होता। समंदर की जो लहरें होती हैं ना, सी की जो वेव्स होती हैं, वो बार बार वेव्स चलती क्यों रहती हैं, बार बार क्यों उठती रहती हैं? बताओ, कोई रीज़न पता होगा? ग्रेविटी की वजह से, बिल्कुल सही। ये उसमें हाँ जी, बिल्कुल सही बात है।
कि वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बार बार वो उसमें लहरें उठती रहती हैं अलग अलग। तो वो जब लहरें उठती हैं ना, उन लहरों की वजह से जो समंदर का पानी है वो कभी शांत रह ही नहीं पाता। और जब वो शांत होता है थोड़े इंस्टेंट्स के लिए, तो धीरे धीरे करके समंदर जो है वो नीला नज़र आने लगता है, बिल्कुल साफ नज़र आने लगता है। वो नीला क्यों नज़र आता है? ऐसा नहीं है कि प्योर वाटर जो है वो नीला है। उसमें जो आसमान है ना ब्लू कलर का, उसकी इमेज बनती है ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर ऊपर आसमान में है तो उसकी इमेज बनती है, तो इस वजह से वो ब्लू कलर का नज़र आता है। बेसिकली तो वाटर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जब भी कभी हमको ये दे रखा है, हमें मालूम है, हमें हमारी जानकारी के लिए कि अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं पूछा जाता है और 1.33 आ जाए तो हम बेफिक्र हो जाएंगे कि हाँ इसका मतलब ठीक है, मैंने कई क्वेश्चंस में देखा था कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, जिसको हम 4/3 भी बोल सकते हैं, वो आता है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही है, हो सकता है वो आपको समंदर का पानी, सी वाटर की बात करें। ठीक है, चलिए जी, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं। ठीक है, अच्छा अब मुझे ना आप ये बताओ कि आपके यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन तक आ रहा है इस चैप्टर में? तुम्हारे यहाँ भी रिफ्लेक्शन तुम्हारे यहाँ पर भी? कोई बात नहीं, तो अभी ये चैप्टर करवाया नहीं करवाया तुम्हारे? उसके आगे का पता नहीं। और तुम्हारा स्कूल कौन सा? DDPS। ओके, तो अच्छा, तो ये मैं उनसे पूछूंगा, वेदांत वगैरह जो है वो तुम्हारा फ्रेंड है ना? ओके, तो अभी क्या करवाया? मिरर फार्मूला तक करा दिया? अभी तो बायो चल रहा है। अच्छा, बायो चल रहा है, ये फिजिक्स अभी स्टार्ट नहीं करा है। तो एक काम करते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं इस पोर्शन के बाद में जो हमारा है ना, जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक कर लिया, इसके बाद है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल लेंसेज। इसमें हमारा लेंस फार्मूला आएगा, फिर इमेज फॉर्मेशन के सारे रूल्स हैं जैसे कि हमने कॉन्केव मिरर में देखे थे, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस, ये 2 लेंसेज आ जाएंगे। फिर पावर ऑफ लेंस आ जाएगा। मतलब 3-4 क्लास का मटेरियल अभी है इस चैप्टर में करने लायक। तो आप कहें तो फिर इसको मैं होल्ड पर डाल देता हूँ। जो रिफ्रैक्शन वाला, जो हमारा लेंस वाला जो पोर्शन है, लेंस वाला पोर्शन तब कर लेंगे जब आपके यहाँ करवाएंगे। मैं बायो स्टार्ट करवा देता हूँ नेक्स्ट क्लास में। बायो का कोई भी नहीं स्टार्ट हो गया रिफ्रैक्शन। कौन सा? रिफ्रैक्शन अच्छा, स्टार्ट हो गया, लेकिन एग्जाम्स कब से हैं? सर एग्ज़ाम मेरा सर 18 को है शायद। 18 को है, लेकिन इसमें तो रिफ्लेक्शन ही आएगा ना, एग्जाम में रिफ्लेक्शन आएगा। तो मैं 4 क्लासेस का मटेरियल बचा हुआ है, तो वो 4 क्लासेस तब करा देंगे। पहले ये बायो का थोड़ा सा पोर्शन हो जाए हमारा लाइफ प्रोसेस का, रेस्पिरेशन तक ना, रेस्पिरेशन तक, तो बायो करवाऊंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑनलाइन वालों को? केमिस्ट्री तो नहीं बना है? केमिस्ट्री में नेक्स्ट चैप्टर में एसिड बेस करवाऊंगा। अभी तो केमिकल इक्वेशन है, वो करवाया था। तो जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन करा है उनको मैंने अभी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन करवाया नहीं है। मुझे 2-3 क्लास लेनी पड़ेगी, 2-3 क्लास में मैं आप लोगों को एट पार ले आऊँगा। बस ये मैथ्स का थोड़ा सा खतरनाक पेपर है, परसों ये हो जाए, और मोस्ट प्रोबेबली मैं परसों ही आपकी क्लास लूँगा, परसों ही क्लास लूँगा। हाँ, परसों केमिकल इक्वेशन वाला कराने का सोचा। जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है वो तुमने अभी करा नहीं ना, तो वो मैं पुराने वाला की जो पोर्शन है वो मैं कराने का सोच रहा हूँ। स्कूल में कहाँ तक करवाया? हाँ, कोई बात नहीं, उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे, है ना, तो वो मैं करवा दूंगा। और बैलेंसिंग करवाया, आ गया होगा समझ में? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी एक करता हूँ। हाँ, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है वो केमिकल वो पुट करने में। कोई बात नहीं, बैलेंसिंग तो हो जाती है वो मॉलिक्यूल। कोई बात नहीं, मैं डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होता है ये सब। अच्छा, उसकी वजह से उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। सर एक क्वेश्चन आता है सर बस प्रेसिपिटेट के बारे में, वो सर वो वाला लेड आयोडाइड वाला। हमें क्या करना है कि जो भी ये रिएक्शंस हम करेंगे ना, उन रिएक्शंस में मैं आपको 10-10 एग्जांपल्स कराऊंगा, वो 10-10 एग्जांपल्स ही सफिशिएंट है। उसके अलावा ये चीज़ दिमाग से निकाल देना कि कोई नई चीज़ हमसे पूछ ली जाएगी। जितने हमारे सिलेबस में है ना, उससे 1 या 2 रिएक्शन फालतू ही करवाऊंगा, उससे कम कुछ नहीं होगा। सर एक थर्माइट रिएक्शन मालूम करवाया। हाँ, थर्माइट रिएक्शन जो है वो भी एक पार्ट है इसी का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन नहीं करवाऊंगा। सर टेस्ट में नहीं आई थी सर, हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बनती है ना HCl। HCl होता है। HCl जो है, HCl 2 फॉर्म्स में हमको मिल जाएगा। एक तो हमें मिलेगा एसिड की फॉर्म में, जो लिक्विड फॉर्म होती है एसिड की, और दूसरा मेरे को वो गैसियस फॉर्म में भी मिल सकती है। तो उसकी भी प्रॉपर्टीज सेम होती है? प्रॉपर्टीज सेम होंगी और रिएक्शन भी सेम ही होगी, H2+Cl। ठीक है,
चलिए, तो मैं साइंस की फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बायो स्टार्ट कराऊंगा रेगुलर क्लास में, और परसों से फिर मैं आपकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस वो मैं लेनी शुरू करता हूँ, जिसमें आपका जो बचा हुआ पोर्शन है वो निपटा कर हम एक मतलब आपको बराबर बैच के साथ ही लेंगे, ठीक है। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके 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 ओके। पेन गिरा है किसी का? तो विनायक को गया क्या? चलो कोई बात नहीं। हाँ, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसी भी चीज़ में अगर हम कोई भी एसिड यूज़ करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्शन होगा, क्योंकि उसमें आयंस अवेलेबल नहीं होते, तो वो आयंस बनाने के लिए उसके अंदर कोई भी एसिड H2SO और HCl भी कर सकते हैं, कोई भी एसिड और कोई एसिड ना मिले तो टमाटो होता है ना, टमाटो जो है उसको काट कर थोड़ा सा उसका रस डाल दो, नींबू डाल दो, हाँ उसमें भी सिट्रिक एसिड।